नमस्कार बच्चों। आज हम व्यावसायिक अध्ययन पुस्तक के चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है नियोजन। बच्चों, इससे पहले आपने अपनी पुस्तक में जो 3 अध्याय पढ़े, उन अध्यायों के जरिए आपने प्रबंधन के कुछ विशेष जानकारियों को जाना। आपने जाना कि कैसे प्रबंधन किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है व्यवसाय और उसके पर्यावरण की जानकारी। प्रबंधन के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह कुछ निर्धारित नियमों का या सिद्धांतों का पालन करे। तो अपने पर्यावरण, इन सिद्धांतों व अपने विवेक व सोच का इस्तेमाल करके एक प्रबंधक वो सभी कोशिशें करता है, वो सभी कार्य करता है जिसके द्वारा उसका व्यवसाय तरक्की की ऊंचाइयों को छुए। अब जब एक प्रबंधक इन सभी का इस्तेमाल करके अपने कार्य शुरू करता है तो उसे अपने कार्यों को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से एक प्रक्रिया के रूप में करना होता है। इस कारण प्रबंधन के अंदर आने वाले कार्यों को 5 भागों में बांटा गया है, जो एक चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक प्रबंधक को करने होते हैं। हालांकि ये सभी कार्य आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए और संबंधित हैं, और ये कोई एक शुरू होकर अंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह चक्र की तरह होते हैं। इस चक्र या प्रक्रिया में मुख्यतः 5 प्रकार की क्रियाएं आती हैं, जिन्हें हम प्रबंध के कार्य कहते हैं। आपके अगले 5 अध्याय एक एक कर आपको इन सभी कार्यों के बारे में बड़े ही विस्तार में समझाएंगे। आज के अध्याय में हम प्रबंधन की प्रक्रिया के पहले कार्य नियोजन की बात करेंगे। बच्चों, नियोजन या आम भाषा में आप जिसे प्लानिंग कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। नियोजन का अर्थ है योजनाएं बनाना। योजनाएं बनाने का अर्थ है यह सोचना कि आप आने वाले समय में क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि नियोजन का अर्थ है पहले से यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है। हम सब नियोजन करते हैं, ज़रूरी नहीं कि यह केवल व्यवसाय में ही हो। इसलिए नियोजन को समझना है तो इसे अपने आप से जोड़कर आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप व्यवसाय नहीं कर रहे, यदि आप केवल विद्यार्थी हैं तो आपको नियोजन नहीं करना, बल्कि विद्यार्थियों को तो बहुत ज़्यादा नियोजन करना होता है। आपको योजनाएं बनानी होती है, प्लानिंग बनानी होती है कि यदि आप एक कक्षा में हैं, मान लीजिए यदि आप 12वीं कक्षा में हैं और आप अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं अपनी बोर्ड की परीक्षाओं में, तो उसके लिए आपकी योजना क्या है, आप कब क्या और कैसे करना चाहते हैं, आप कितने महीनों में कितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, किस प्रकार की परीक्षाओं में धीरे धीरे अपने अंकों को बढ़ाते रहना चाहते हैं, और कैसे अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो विद्यार्थी हो या कोई गृहिणी हो या एक परिवार का मुखिया हो या किसी व्यवसाय का मुखिया या प्रबंधक हो, या देश के प्रबंधक, देश के मुखिया, देश के नेतागण हों जो देश की आर्थिक योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं हर क्षेत्र, हर प्रकार के व्यवसाय या गैर व्यवसायिक संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हम आगे चलकर योजनाओं के महत्व को जानेंगे। कुछ और अभी हम वाक्यों के जरिए समझते हैं कि नियोजन वास्तव में है क्या, तकनीकी रूप से नियोजन का क्या अर्थ है। तो एक बात तो हमने ये कहा कि नियोजन का अर्थ हुआ पहले से यह सुनिश्चित कर लेना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अर्थात नियोजन हमें यह बताता है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है। हम हो सकता है आज एक स्थिति में हो और हम भविष्य में एक दूसरी स्थिति में होना चाहते हों। यदि हम व्यवसाय की बात करें तो मान लीजिए एक व्यवसाय या एक कंपनी का अपने उद्योग में जो बाजार में हिस्सा है वो मान लीजिए अभी 5% का है, और वह चाहती है कि आने वाले कुछ समय के बाद, मान लीजिए 1 साल या 2 साल के बाद, उसका बाजार में हिस्सा 10% हो जाए। तो आज वह 5% पर है, उसे 10% पर पहुंचना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो उसका रास्ता या सफ़र है, उसके बीच का सेतु, जो पुल है, वह नियोजन है। नियोजन हमें आज हम जहाँ पर हैं और भविष्य में हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके बीच एक कड़ी या सेतु का काम करके यह बताता है कि हम आज से भविष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं। नियोजन का तात्पर्य हुआ कि हम उद्देश्यों का निर्माण करें और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो सारी कार्य विधियाँ विकसित करें जो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करेंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाक्य आपको याद रखने हैं। पहला, नियोजन हमें बताता है कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है।
दूसरा, नियोजन आज और भविष्य के बीच की एक कड़ी का कार्य करता है। नियोजन में हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं। नियोजन की इन विशेषताओं को जानने के बाद अब हम एक एक बिंदु करके जरा देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या निकल के आती हैं। बच्चों, नियोजन के अर्थ को जानने के बाद यदि आप विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली विशेषता आपको यह नजर आती है कि यह प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है। जैसा कि मैंने कहा, एक प्रबंधक का कार्य एक प्रक्रिया या एक चक्र की भांति होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत नियोजन से होती है। इसलिए हम कहते हैं कि नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। नियोजन होने के बाद ही नियोजन में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अन्य कार्यों को रूपरेखा दी जाती है। इसलिए नियोजन पहला कार्य होने के कारण प्राथमिक कार्य कहलाता है। दूसरी विशेषता यह है कि नियोजन केंद्र बिंदु के तौर पर लक्ष्य को रखता है। अर्थात नियोजन के केंद्र में जो भी हम योजनाएं बनाते हैं उसका फोकस, उसका केंद्र लक्ष्य प्राप्ति होता है। नियोजन का मुख्य मकसद या उद्देश्य यही है कि हम कैसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। जैसा मैंने अभी उदाहरण लिया था, यदि हमारा लक्ष्य है, मान लीजिए 1 साल के बाद हमें अपना बाजार हिस्सा 10% तक पहुंचाना है, तो हमारा सारा ध्यान, हमारी योजनाएं, उसके अंदर की कार्यविधियां, ये सब उस लक्ष्य को पाने के लिए ही तैयार की जाएंगी। अर्थात नियोजन लक्ष्य प्राप्ति की ओर केंद्रित होता है। तीसरी व एक बहुत ही सरल विशेषता यह निकल कर आती है कि नियोजन भविष्यवादी है। बहुत सरल सी बात है बच्चों। नियोजन में हम आगे क्या होगा इसकी बात करते हैं। जैसा कि हमने अर्थ में देखा, नियोजन हमें बताता है कि आज हम जहां हैं वहां से हमें भविष्य में जहां पहुंचना है वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, उसकी योजना बनाना ही तो नियोजन कहलाता है। तो नियोजन में हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम कुछ अनुमान लगाते हैं, हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आने वाले समय में हमारी कार्यप्रणाली क्या होगी उसका निर्धारण करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। मुख्यतः नियोजन में मानसिक क्रियाएं ज्यादा पाई जाती हैं बजाय शारीरिक क्रियाओं के, इसलिए नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। बच्चों, इसकी आखिरी विशेषता यह है कि नियोजन सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी अर्थात चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, छोटा व्यवसाय, बड़ा व्यवसाय, वस्तुएं के उत्पादन करने वाला व्यवसाय या सेवाएं प्रदान करने वाला व्यवसाय, व्यावसायिक संगठन या गैर व्यावसायिक संगठन, सरकारें, छोटे व्यवसाय, हर तरह के व्यवसाय में और हर व्यवसाय के हर स्तर में, चाहे वो प्रबंधन का कोई भी स्तर हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, व्यवसाय में हर तरह के व्यवसाय व हर तरह के स्तर पर नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन हमें दिशा निर्देश प्रदान करता है जिसके अनुसार सभी कार्य किए जाते हैं। अर्थात नियोजन हर जगह पाया जाता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी कहते हैं। बच्चों, नियोजन की विशेषताएं जानने के बाद आइए अब बात करते हैं कि किसी व्यवसाय के लिए नियोजन क्यों जरूरी है। हालांकि अभी तक की इस चर्चा में कुछ चीजें और पहले से ही निकल कर आ चुकी हैं कि कैसे नियोजन हमें सहायता करता है, लेकिन एक एक करके इसके अन्य महत्वों को भी हम जांच लेते हैं जरा। सबसे पहला महत्व यह है कि नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। अर्थात बच्चों, नियोजन के अंदर जब हम अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो लक्ष्य के निर्धारण होते ही हमारे व्यवसाय को या हमारे विभाग को, उसके सभी कर्मचारियों को यह दिशा निर्देश प्राप्त हो जाते हैं कि हमें क्या करना है या हमें किस ओर अग्रसर होना है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के लिए हमें क्या करना होगा। तो फिर हम अपनी गतिविधियों को, अपने क्रियाकलापों को, कार्यविधियों को उस लक्ष्य के प्राप्ति हेतु जो सटीक मार्ग है उस मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो इस कारण हमें यह पता लग जाता है कि हमें किस प्रकार कौन से कार्य कब कैसे करने हैं, ताकि हम अपने लक्ष्यों की तरफ सही समय पर सही तरीके से अग्रसर रहें। अर्थात नियोजन हमें दिशा निर्देश देता है जिसकी सहायता से हम लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा महत्व है कि नियोजन अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। बच्चों, क्योंकि नियोजन भविष्यवादी है, इसमें हम भविष्य में क्या करना या पाना चाहते हैं उसकी बात करते हैं। तो हम यह भी सोचते हैं कि भविष्य में जो हमारा लक्ष्य है
उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कहाँ-कहाँ या किस-किस स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, उन स्थितियों में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, किस तरह की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब को सोचकर ही हम अपनी योजना व अन्य कार्यविधियां बनाते हैं। तो जब हम इतना कुछ पहले से सोच लेते हैं तो काफी हद तक भविष्य में अनिश्चितताओं के कारण यदि कोई जोखिम हो सकता है तो हम उस जोखिम को कम कर सकते हैं, भले ही हम यदि उसे खत्म ना भी कर पाए तो। क्योंकि यदि हम पहले से इतना तैयार हैं, हमने कुछ हो सकने वाली परिस्थितियों को पहले से सोच लिया है, उसके लिए तैयारी कर ली है, तो हमें उनका जोखिम भी कम महसूस होगा। इस प्रकार नियोजन अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। तीसरा महत्व यह है कि यह अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। अपव्ययी क्रियाएं यानी डुप्लीकेट एक्टिविटीज, यानी ऐसी चीजें जो एक ही जगह होने के बजाय जगह जगह वही कार्य किए जा रहे हों। यदि ऐसे कार्य हमारे संगठन में हो रहे हैं जो एक जगह एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा हो सकते हैं, लेकिन उसे उसी समय कई जगहों पर किया जा रहा है, तो जहां उसकी जरूरत थी उसके अलावा जहां जहां उसे किया जा रहा है वो क्रियाएं व्यर्थ कहलाएंगी। ऐसा तब होता है जब हमारे कर्मचारियों, हमारे विभागों व संगठन के सभी हिस्सों में सामंजस्य ना हो, जब किसी को पता ही ना हो कि उससे क्या अपेक्षित है, किसे क्या करना है, तो हर कोई अपने मन मुताबिक कार्य करेगा। हो सकता है ऐसे में दो लोग एक जैसा ही कार्य कर रहे हो जबकि जरूरत एक की हो। लेकिन जब नियोजन होता है तो सब कुछ पहले से निर्धारित किया जाता है कि कौन या कौन सा विभाग कौन सा काम कब कैसे करेगा। इससे विभागों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, इससे लोगों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। उन्हें पता रहता है कि किसे कब क्या करना है। ऐसे में काम या समय व्यर्थ नहीं होता। तो नियोजन समन्वय या सामंजस्य स्थापित करता है, जिसके कारण व्यर्थ क्रियाएं, समय की बर्बादी आदि नहीं होता या कम होता है। बच्चों, चौथा महत्व है कि नियोजन नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। हमने देखा कि नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। मानसिक अभ्यास होने के कारण योजनाएं बनाते वक्त न केवल प्रबंधन बल्कि कई कर्मचारीगण भी नए नए विचारों के बारे में सोचते हैं। उनके मन में नए आइडिया, नए विचार आते हैं। उन्हें पता होता है कि अभी नियोजन का चरण है। इस चरण में यदि कोई विचार प्रबंधन को अच्छा लगे तो उसे अपनाया भी जा सकता है। इस प्रकार लोग नए विचारों के बारे में सोचते हैं, नए आइडिया सोचते हैं, जिनका इस्तेमाल करके व्यवसाय अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अर्थात नियोजन एक तरह का प्रोत्साहन देता है जिसके सहायता से लोग नए विचारों के बारे में सोचते हैं, और यदि विचार अच्छे निकले तो व्यवसाय उनको अपनाकर उनका फायदा भी उठा सकता है। बच्चों, पांचवा महत्व है कि नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। अब नियोजन करते वक्त हम अपने निर्णयों या अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हर तरह के पहलुओं को परखते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, चाहे वो भविष्य की चुनौतियां हो या अवसर हो। भविष्य में होने वाली परिस्थितियों के बारे में हम सोचते हैं और खुद को तैयार करते हैं। इतना सब करने के बाद जब एक प्रबंधक कोई निर्णय लेता है तो योजनाओं के आधार पर लिया गया उसका निर्णय उसके लिए एक सरल प्रक्रिया बन जाता है। वह आसानी से निर्णय ले सकता है कि यदि एक योजना हमने बनाई है, यदि हमारा एक उद्देश्य पहले से निर्धारित है, तो ऐसे में यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो नियोजक या प्रबंधक अपने उस लक्ष्य को प्रकाश में रखते हुए उस परिस्थिति में निर्णय ले सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। अर्थात उसके लिए निर्णय लेना सरल हो जाता है। वह केवल लक्ष्य पर केंद्र कर ध्यान रखकर अपने निर्णय को लेगा तो उसके लिए निर्णय लेना पहले के मुकाबले सरल हो जाएगा। तो बच्चों, ये नियोजन के महत्व हुए। लेकिन नियोजन कोई हर मर्ज की दवा नहीं है व्यवसाय के लिए। नियोजन केवल एक लंबी प्रक्रिया का पहला लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर नियोजन के बाद भी कई सारी चुनौतियां या कमियां एक व्यवसाय को सामना करना पड़ सकती है। बच्चों, नियोजन के महत्व को देखने के बाद आइए अब बात करते हैं इसकी कुछ सीमाओं की। जी हाँ, नियोजन की सीमाएं भी हैं। नियोजन कोई हर मर्ज की दवा तो है नहीं,
नियोजन कर लेना ही व्यवसाय के लिए सफलता या लाभ की गारंटी भी नहीं होती। नियोजन में कुछ सीमाएं हैं जिनका यदि एक प्रबंधक ध्यान रखे तो वो इन सीमाओं को दूर करके नियोजन के सभी लाभ या सभी महत्वों को प्राप्त कर सकता है। तो ये सीमाएं क्या हैं? सबसे पहला, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण या पर्यावरण में हो सकता है प्रभावी ना हो। बच्चों, आपने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर बदलते रहता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक हो, तकनीकी हो या किसी भी रूप से हो। हमारे पर्यावरण में कई बदलाव दिन प्रतिदिन आते हैं। ऐसे में यदि हम एक योजना बनाकर पहले से बैठ जाएं तो हो सकता है कि हम बदलते वातावरण में खुद को एक जकड़न में महसूस करें और ऐसे वातावरण में हम नियोजन से बंध जाएं और फिर बदलते वातावरण या पर्यावरण के हिसाब से खुद को ना बदल पाए, अपने व्यवसाय को ना बदल पाए और हम वहां पर बैठे रह जाएं। ऐसे में ना तो नियोजन काम आएगा, ना हम अपने आपको बदल पाने की कमी के कारण पर्यावरण से खुद को ढाल पाएंगे। ऐसे में नियोजन हमें बांध देता है कि कल को यदि कोई परिवर्तन होगा तो हम अपने आप को उसमें ढालना मुश्किल पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से एक लंबी प्रक्रिया के तहत खुद को बांध दिया है। हमने पहले से निर्धारित कर दिया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो ऐसे में अचानक होने वाले बदलावों के लिए हम तैयार नहीं रहते और वहां पर नियोजन भी फिर प्रभावी नहीं रहता। दूसरी सीमा यह है कि नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। अब इसे यदि आप देखें तो यह एक महत्व के विरोधाभास में भी है। हमने पीछे बोला कि नियोजन नवीन विचारों को बढ़ावा देता है, लेकिन अभी हम यह कह रहे हैं कि नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। दोनों ही बातें सही हैं। जहां नियोजन करते वक्त नए विचारों को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन वहीं एक बार योजनाएं बन जाएं तो उनके बनने के बाद यदि कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति कोई नया विचार या आइडिया लेके आता है तो सामान्यतः ऐसा पाया जाता है कि उसके उस विचार को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि योजनाएं बनने के बाद सबको उसे मानना होता है। हो सकता है यदि एक व्यक्ति अपने प्रबंधक के पास कोई नया विचार लेके जाए तो प्रबंधक उसे बोल दे कि अभी योजना बन चुकी है, तुम सिर्फ उसको मानो, अपने विचारों को बाद में दिखाना। तो इस तरह से जो कर्मचारी हैं वो हतोत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि हमें नए विचार या आइडिया देके कोई फायदा नहीं, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। तो धीरे धीरे लोग नए विचार लाना कम कर देते हैं, उनकी रचनात्मकता फिर इससे कम हो जाती है। इसके अलावा तीसरी सीमा यह है कि नियोजन में भारी लागत भी आती है। बड़ी बड़ी कंपनियों या व्यवसायों में नियोजन करने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए लंबी लंबी कई दिनों तक मीटिंग या सभाएं चलती हैं। इनमें ना केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि पैसे की लागत भी आती है। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन लागत से भरी एक प्रक्रिया है। फिर चौथी सीमा यह है कि नियोजक दृढ़ता उत्पन्न करता है। यह हमने पहले सीमा में भी देखा कि नियोजन हो जाने के बाद, योजना बन जाने के बाद हम कहीं ना कहीं बंध जाते हैं। फिर हम बदलते पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाते। ऐसे में हम खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन एक प्रकार की दृढ़ता या जकड़ता को उत्पन्न करता है। पांचवी सीमा यह है कि नियोजन सफलता की गारंटी या आश्वासन नहीं है। बच्चों, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि आज आप नियोजन कर लें और कल को पर्यावरण में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे, तो आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। वर्ष 2020 इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत में फरवरी या मार्च से पहले शायद किसी कंपनी या व्यवसाय ने सोचा होगा कि ऐसी कोई महामारी इतने बड़े स्तर पर आएगी और इतने समय तक काम धंधों को ठप कर देगी। व्यवसायों ने, कंपनियों ने अपनी योजनाएं बनाई होंगी कि आने वाले साल में वो क्या करेंगे, किस प्रकार अपने उद्योग को बढ़ाएंगे। लेकिन एकदम से इस प्रकार की महामारी आने से उनकी योजनाएं धरी रह गई और सफलता तो दूर, व्यवसायों को खुद को टिकाए रखना ही मुश्किल जान पड़ रहा है। तो एक तो पर्यावरण में कुछ भी हो जाए जिसके कारण हो सकता है हमारी योजनाएं सफलता में ना बदलें। दूसरी तरफ यह भी है कि केवल योजनाएं बना लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है। जब तक उन योजनाओं को अच्छे व्यक्तित्व वाले कर्मचारी या प्रबंधक या हमारे व्यवसाय के सभी लोग अच्छे प्रकार से क्रियान्वित नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तो योजनाएं चाहे आप कितनी भी अच्छी बना लें, आपका व्यवसाय सफल नहीं होगा। योजनाएं जितनी जरूरी हैं, उनका बेहतर क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है। केवल योजनाएं सफलता की गारंटी, आश्वासन नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि नियोजन क्या होता है,
उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, व क्या उसकी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें हम ध्यान रखें तो हम नियोजन के फायदे भी उठा सकते हैं। चाहे कितनी भी सीमाएं हो बच्चों, बिना नियोजन के काम तो नहीं हो सकता। नियोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम नियोजन करते हैं तो हमें आने वाले समय के लिए दिशाएं प्राप्त होती है, एक निर्देश प्राप्त होता है, और फिर हम उसमें एक बड़े ही साफ मन के साथ, एक बड़े ही सुदृढ़ मन के साथ बढ़ सकते हैं और अपनी क्रियाओं को मजबूती से लागू कर सकते हैं। तो नियोजनाएं बनाना तो बहुत अनिवार्य है। आज हमने इसके महत्वों के साथ कुछ अन्य पहलुओं को भी जाना। अगले भाग में हम यह सीखेंगे कि योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, वह किस तरह की योजनाएं, कितने प्रकार की योजनाएं हम बना सकते हैं। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।